किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप अच्छे रहें, ठीक रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परमपिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला फ्रॉम हरियाणा से आप लोगों के बीच में काफ़ी बार हम किसी न किसी विषय को लेके आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आज का विषय भी बहुत ही ज़रूरी विषय हम आपके बीच में लेके आए हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत थी आप लोगों को बताने की। काफ़ी किसान साथियों के जैसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं या फ़ोन कॉल आते हैं कि कोई 2 साल से यूज़ कर रहा है, कोई 3 साल से यूज़ कर रहा है, कोई 1 साल से यूज़ कर रहा है, कोई 6 महीने से यूज़ कर रहा है। उन किसान साथियों का कहने का मतलब ये है कि सर, हमें वेस्डी कंपोजर का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसके 4 बिंदु हैं जी, जिस पर हम आज विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और उन किसान साथियों तक वीडियो अवश्य भेजने का या शेयर करने का काम आप करें, जो किसान साथी जो रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक में जिन्होंने कदम रखा है। सबसे पहला विषय, वेस्डी कंपोजर का सही चयन करना। आज जो हमारे देश में या अन्य कोई भी किसी भी जगह पर जो वेस्डी कंपोजर यूज़ किया जा रहा है, वो वेस्डी कंपोजर अमेजोन से मंगाकर, फ्लिपकार्ट से मंगाकर या इंडिया मार्ट से लेकर यूज़ किया जा रहा है, जिसका किसान साथियों मैंने पीछे काफ़ी वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो वेस्डी कंपोजर का चयन जब भी आप करते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट से वेस्डी कंपोजर आप कतई ना लें। जो किसान साथी आपके आसपास नज़दीक राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्डी कंपोजर यूज़ कर रहा हो, उससे घोल लेके उसको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाने का काम आप करें। उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा भी मिलेगा और वो लंबे समय तक मल्टीप्लाई होगा। इसी कड़ी में एक गोकृपा अमृत के बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया था, आज दोबारा मैं उस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। गोकृपा अमृत के बारे में काफ़ी लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाने का काम जो किया, वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी बताने का काम किया था। विद लैब रिपोर्ट के साथ मैंने प्रस्तुत किया था कि इन तरह की बेफिजूली की बातों में आप ना रहिए। तो उसका मुख्य रीज़न क्या है, उसमें जो लस्सी मिलाई जाती है वो है तो वेस्डी कंपोजर ही, लेकिन उसमें लस्सी मिलाने का काम इन लोगों ने किया है। अगर लस्सी उसमें मिलाते हैं हम, तो उस वेस्डी कंपोजर को आप 3 और 4 बार से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके बाद वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये माननीय चंद्रा जी से मेरा पर्सनल डिस्कस होकर मैंने इस विषय में बातचीत किया था, तो उन्होंने बताया था वो 2 या 3 बार तो सही बनेगा, लेकिन उसके बाद वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो एक उस चीज़ से बचने का आप प्रयास करें। आपको न्यूट्रिएंट जो बनाना है वो अलग से बनाइए, चाहे उसमें लस्सी मिलाइए, दही मिलाइए, लेकिन उसको मदर कल्चर के रूप में आप उपयोग ना करें, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा कुछ समय के बाद में। इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अपने आसपास किसी किसान साथी को वेस्डी कंपोजर नहीं मिल रहा है तो हम उसको यहाँ से मदर कल्चर भेजेंगे। हम इन बोतलों में भर के जो हम घोल यूज़ करते हैं, ऐसी बोतलों में भर के हम यहाँ से आपको भेजेंगे। आप अपना पूरा पता टाइप करके विद पिन कोड के साथ मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको भेज दिया जाएगा अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा रीज़न, जब भी हम वेस्डी कंपोजर का उपयोग करते हैं तो काफ़ी किसान साथियों के, मैं जैसे फार्म पर विजिट भी मैंने किया है और काफ़ी किसान साथियों से डिस्कस भी मेरा हुआ है, वो केवल वेस्डी कंपोजर डालने का काम करते हैं। अकेले वेस्डी कंपोजर से किसान साथियों रिजल्ट नहीं मिलेगा। वेस्डी कंपोजर अगर अकेला आप डालेंगे तो उससे ज़मीन तो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो न्यूट्रिएंट जो चाहिए, पौधे को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट, पत्थर का जूस, बकरी का मैन्योर या अन्य कोई उत्पाद, जो हर उत्पाद का अलग अलग वीडियो पार्ट वाइज मैंने बना रखा है, उनको आप देखने का काम करें। और ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। 3 और 4 घोल आप बना लीजिए। एक तो वेस्डी कंपोजर का घोल, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हम बनाते हैं दालों का, वो आप बना लीजिए। तीसरा बकरी की लंडी से जो घोल हम बनाते हैं वो बना लीजिए। चौथा जो पत्थर के जूस से हम जो घोल बनाते हैं वो घोल आप बना लीजिए। ज़्यादा बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरा रीज़न, जब भी हम रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में कदम रखते हैं तो उस समय एक सबसे बड़ी भूल हमारी ये होती है कि हमें मिट्टी के न्यूट्रिएंट, मिट्टी का पीएच मान और मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने काफ़ी किसान साथियों की लैब रिपोर्ट, मिट्टी की लैब रिपोर्ट की मैंने कॉपियाँ देखी हैं, जिनका 0.10, 0.15, 0.7, 0.9, 0.21, 0.26, यानी किसी भी किसान साथी का ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.50 से ऊपर नहीं है। अब जब तक ये हालात अगर होगी, वहाँ पर
आप वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहे हैं और कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट बना के डाल रहे हैं, उसको पौधा सोलूबल नहीं करेगा, वहाँ हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में कदम रखते हैं तो सबसे पहले मिट्टी की लैब रिपोर्ट अवश्य कराइए। उससे हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि हमारी ज़मीन का पीएच मान क्या है, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है। हर ज़िले के कृषि कल्याण केंद्र जो भी हमारे बने हुए हैं, हर जगह पर मिट्टी जांच रिपोर्ट के केंद्र ऑलरेडी खुले हुए हैं। वहाँ पर आप मिट्टी जांच अपनी करवा सकते हैं और साल में एक बार करवा लेंगे तब भी उससे आपका आसानी से काम चल जाएगा। ये नहीं कि आपको 6 महीने में ही करवाना ज़रूरी है। साल में जब भी आप कोई भी फसल के एंड में, जब भी फसल आपकी एंड होती है, उस समय उस मिट्टी की जांच आप अवश्य कराएं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब उसका ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन हम करेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करने से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है और मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं। ऑर्गेनिक कार्बन को, अपनी ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी फसल के अवशेष हैं, उन अवशेषों को अपनी मिट्टी में, जो आपकी ज़मीन है उसमें दबाने का काम आप करें। दूसरा, गोबर का मैन्योर जो है, उस मैन्योर को वेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोज करके अपने खेत में डालने का काम करें। तीसरा, हरी खाद, साल में हरी खाद आप अवश्य लगाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और चौथा, एक बार आप कोई भी दलहनी फसल अवश्य लें, चाहे चना लें, मूंग लें, जो भी दलहनी होती है वो फसल आप अवश्य लें और उसका अवशेष उसी मिट्टी में मिलाने का आप काम करें। फसल चक्कर को अवश्य अपनाएं। इन 3 बातों का आप विशेष रूप से अगर ध्यान करेंगे तो आपकी ज़मीन जो है, आपकी जैविक खेती का जो कदम है और जो वेस्ट डिकम्पोजर की जो बातें हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। ये 3 और 4 बातें हैं जो मुख्य रूप से ज़रूरी हैं और इनको गांठ बांध लें कि वेस्ट डिकम्पोजर का सही चयन आप करें। दूसरा, गोकृपामृत के बारे में जो मैंने लस्सी का मिलाने की जो बातचीत हुई थी, उसमें लस्सी आप जो मिलाते हैं उसको 3 और 4 बार से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वेस्ट डिकम्पोजर जो है, वेस्ट डिकम्पोजर का मदर कल्चर आप अलग से तैयार कीजिए। और तीसरा, मिट्टी का लैब रिपोर्ट जो है, हमारी मिट्टी की जांच रिपोर्ट और मिट्टी का जो पीएच मान है उसके बारे में जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इन 2 और 3 बातों का अगर आप कंटिन्यू ध्यान करेंगे तो आपको वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित जो भी समस्याएं पहले जो आ रही थी वो आपको बिल्कुल नहीं आएंगी और उसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। और कम से कम हर सिंचाई में वेस्ट डिकम्पोजर का घोल जो आपका है वो अवश्य चलाने का आप काम करें। तो किसान साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो हम गोबर गैस की जो सैलरी है उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का कैसे हम उपयोग करें और उसमें क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, उस विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद हम जो कीटनाशक कैसे बनाते हैं अब आने वाले मौसम में जो सबसे ज़रूरी हमारे लिए है, उस विषय पर हम वीडियो पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। तो आज ये वीडियो बनाना सबसे ज़रूरी ये था कि काफ़ी किसान साथियों की भ्रांतियाँ थी कि सर वेस्ट डिकम्पोजर का रिजल्ट हमें प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहा है, और ये 3 और 4 रीजन ही उनके बीच में निकल के आए हैं जो मैंने उनसे बातचीत किया है। मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के पर अंकित मैं कर दूंगा, और जो भी आपको जानकारी फिर भी अगर कोई अभाव रह गया हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप पता कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखने का काम करें और नए किसान साथियों के बीच में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको किसी तरह का दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।